This is a critical and comprehensive analysis of the complexities surrounding Ayush practitioners in India, particularly focusing on their scope of practice and the title of Doctor. Here's a summarized breakdown. आयुष चिकित्सकों की मेडिकल सीमाएं, सरकारी स्कूलों की स्थिति पर एक विश्लेषण। मुख्य मुद्दा ये है कि क्या वे खुद को डॉक्टर कह सकते हैं और उनकी चिकित्सीय गतिविधियों का दायरा क्या है, क्योंकि यह भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर परिणामों वाला विषय है। एक हालिया विवाद ने भारत में आयुर्वेद और यूनानी जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के चिकित्सकों की भूमिका और स्थिति पर व्यापक बहस छेड़ दी है। समितियां, सरकारें और दृष्टिकोण। मूल मुद्दा, बहस सिर्फ आयुर्वेद के चिकित्सकों के खुद को डॉक्टर कहने तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय कानून के तहत अनुमत चिकित्सीय गतिविधियों का दायरा भी है, जिसके सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम होते हैं। भोर समिति 1946 उदास स्माइली इसने आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा का समर्थन किया और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की बात कही। स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली समिति 1948 उदास स्माइली पारंपरिक चिकित्सकों के विरोध के बाद गठित इस समिति ने आयुर्वेद को वेदों से जोड़कर और इसके पतन को विदेशी प्रभुत्व से जोड़कर निष्कर्षों को सांप्रदायिक भाषा में लपेटा। कानूनी मान्यता, जहां नेहरू सरकार ने पारंपरिक चिकित्सकों को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी, वहीं इंदिरा गांधी सरकार ने 1970 में भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम बनाया, जिसने आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी के चिकित्सकों को मान्यता दी और उन्हें विनियमित किया। इस कानून को 2020 में राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा आयोग अधिनियम से बदल दिया गया। पाठ्यक्रम की असंगति, आयुर्वेद के इच्छुक चिकित्सकों का पाठ्यक्रम दोषों, प्रकृति, आत्माओं, परमात्मा और जीवात्मा के अंतर अंतर सहित, जैसे पारंपरिक अवधारणाओं और कोशिका शरीर विज्ञान व शरीर रचना विज्ञान जैसे आधुनिक चिकित्सा अवधारणाओं का एक मिश्रण है। ये अवधारणाएं असंगत हैं, जहां त्रिदोष सिद्धांत सभी बीमारियों को दोषों के असंतुलन से जोड़ता है, वहीं आधुनिक चिकित्सा रोगों की अवधारणा को जर्म सिद्धांत में पाती है। इस कारण एकीकृत चिकित्सा जैसे विचार अर्थहीन लगते हैं। टकराव का मुख्य बिंदु, आधुनिक दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन, पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा के अभ्यास के बीच की सटीक सीमाओं पर सवाल उठे। टकराव का मुख्य बिंदु पारंपरिक चिकित्सा के चिकित्सकों द्वारा आधुनिक दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन रहा है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945। ये विवाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 के नियम 2(e) की व्याख्या के इर्द गिर्द घूमता है, जो पंजीकृत चिकित्सा चिकित्सकों की श्रेणी को परिभाषित करता है जो आधुनिक दवाएं लिख सकते हैं। यह परिभाषा जटिल है क्योंकि यह केवल MBBS डिग्री वाले डॉक्टरों तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य सरकारों को अपने राज्य मेडिकल रजिस्टरों पर चिकित्सा चिकित्सकों को आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों के रूप में घोषित करने की शक्ति प्रदान करती है। अदालती मामले, कई राज्य सरकारों ने इस शक्ति का उपयोग करके आयुर्वेद और यूनानी के पंजीकृत चिकित्सकों को एंटीबायोटिक्स जैसी आधुनिक दवाएं लिखने की अनुमति दी है। इसकी संवैधानिकता को अदालतों में चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में डॉ. मुख्तियार चंद और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य मामले में फैसला सुनाया कि आयुर्वेद के चिकित्सकों को आधुनिक दवाएं लिखने का कोई अधिकार नहीं है। लॉबिंग और अवहेलना, इस फैसले के बावजूद आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों ने राज्य सरकारों के साथ नियम 2(e) के तहत आधुनिक दवाएं लिखने की अनुमति देने वाले आदेश जारी करने के लिए पैरवी जारी रखी। कई राज्य सरकारें अदालती फैसले की अवहेलना करते हुए ऐसे आदेश पारित करती रही हैं, जिससे अक्सर उच्च न्यायालयों में मुकदमेबाजी होती है, जिसमें भारतीय चिकित्सा संघ IAMA अक्सर जीतता है। उपभोक्ता अदालतें, अनसुने मरीजों ने भी अक्सर उपभोक्ता अदालतों में आयुर्वेद के चिकित्सकों पर मुकदमा दायर किया है, ये कहते हुए कि उन्हें ये मानने में धोखा दिया गया कि उनका इलाज MBBS डिग्री वाले डॉक्टर द्वारा किया जा रहा था जो आधुनिक दवाएं लिख सकते हैं। चिकित्सीय प्रक्रियाएं और सरकार की अधिसूचना। मेडिकल प्रक्रियाएं, आधुनिक दवाएं देने के अधिकार के अलावा
आयुर्वेद और यूनानी के चिकित्सकों द्वारा कानूनी रूप से की जा सकने वाली चिकित्सीय प्रक्रियाओं का भी मुद्दा है। उदाहरण के लिए, क्या एक पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सक किसी मरीज को इंट्यूबेट कर सकता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये एक खुला रहस्य है कि कई अस्पताल आधुनिक चिकित्सा का अभ्यास करने का दावा करते हुए MBBS डिग्री धारकों के बजाय कम वेतन पर बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी BAMS डिग्री वाले आयुर्वेदिक चिकित्सकों को नियुक्त कर रहे हैं। 2020 की अधिसूचना 2020 में भारत सरकार की एक अधिसूचना ने आयुर्वेदिक चिकित्सकों पोस्ट ग्रेजुएट को 58 छोटी सर्जरी करने की अनुमति दी है, जिसमें पित्ताशय, अपेंडिक्स और सौम्य ट्यूमर को हटाना शामिल है। इस अधिसूचना की संवैधानिकता न्यायालयों में लंबित है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए दाव। यदि अधिसूचना को बरकरार रखा जाता है तो सवाल उठता है कि क्या ये आयुर्वेदिक चिकित्सक अब सर्जरी करने के लिए आवश्यक एनेस्थेटिक एजेंटों और एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए दाव ऊंचे हैं क्योंकि आयुर्वेदिक चिकित्सकों की संभावित रणनीति ये तर्क देना होगा कि ये सर्जरी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा में ज्ञात थीं। राजनीतिक कारक। हिंदू गौरव। आयुर्वेदिक चिकित्सकों के संबंध में इस पूरी बहस की बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि हिंदू गौरव, जिसने प्राचीन भारतीय सभ्यता द्वारा शानदार उपलब्धियों के दावों को बढ़ावा दिया है, चाहे वह पुष्पक विमान हो या कौरवों के टेस्ट ट्यूब बेबी होने के दावे। खतरनाक दृष्टिकोण। जब आयुर्वेद जैसे नीतिगत मुद्दे को हिंदू गौरव की भाषा में लपेटा जाता है तो न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक स्पष्ट रूप से खतरनाक दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए मजबूर महसूस करती है। आयुष्मान भारत में आयुष पारंपरिक चिकित्सा में यह अंधा विश्वास भविष्य में हर नागरिक को महंगा पड़ेगा क्योंकि सरकार करदाताओं द्वारा वित्त पोषित आयुष्मान भारत बीमा योजना में आयुष, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी उपचारों को शामिल करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। अनुसंधान पर खर्च। यह आयुष मंत्रालय के तहत कार्य करने वाली अनुसंधान परिषदों पर खर्च किए गए लगभग 20,000 रुपये करोड़ के करदाता पैसे के अतिरिक्त है, जिसका जनादेश आयुष पर शोध करना है। उनके पास वैज्ञानिक सफलताओं के मामले में बहुत कम दिखाने के लिए है। ट्विटर पर आक्रोश के बावजूद दिन के अंत में मजाक करदाताओं पर है।